हेलो साथियों, आई एम डॉक्टर शरीफ। प्रेपअप एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में मैंने मात्र 342 सवालों में एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक से जितने भी सवाल पॉसिबल हैं बनाए हैं, और साथ में मैंने एम लक्ष्मीकांत का निचोड़ भी इस टेस्ट सीरीज में शामिल करने की कोशिश की है, ताकि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का कोई भी की पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट इस टेस्ट सीरीज से बाहर ना जाए, ताकि आपका किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस आदि में भारतीय राज्य व्यवस्था का कोई भी सवाल गलत ना हो। आइए अब इस टेस्ट सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1813 और डी चार्टर एक्ट 1833। 2 सेकंड में आप इसका जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका आंसर है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो देखो, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है, तो इसका आंसर है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसमें ये बात कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए कलकत्ता में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ते में जो की गई है वो 1774 में की गई है। इसका एक्सप्लेनेशन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है और 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। एग्जाम में कई बार पूछा जाता कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है सर एलिजा एम्पे। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है कि भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयोग किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका आंसर जल्दी से दीजिए। इसका आंसर है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद को विस्तार करके 5वें सदस्य को नियुक्त किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और 3 भारतीयों को, जिनमें एक बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। ये परिषद केवल सलाहकारी थी, इसमें वित्तीय विषयों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? इससे पहले हमने पढ़ा है कि चर्चा करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1909। तो बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। कब होती है? 1892 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में के अंतर्गत
के अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की अनुमति मिलती है और परिषद के सदस्यों को अभी भी मतदान का अधिकार नहीं मिलता है। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी कि अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। इसका आंसर है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है, जिसको और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को भी अपनाया गया था और महिलाओं को भी मत देने का अधिकार इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक्ट 1947। आंसर दीजिए जल्दी से, इसका 2 मिनट। तो इसका आंसर है, बर्मा को भारत से पृथक किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था और द्वैत शासन केंद्र में लागू कर दिया गया था। अगला सवाल है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नरों को। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अवशिष्ट शक्तियां संघ में किसको दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां संघ में गवर्नर जनरल को दी गई थी। गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियों के साथ साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघ में अवशिष्ट शक्तियों को गवर्नर जनरल को दिया गया था और साथ में विदेशी और प्रतिरक्षा और आपातकालीन शक्तियां भी गवर्नर जनरल को दी गई थी। केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। 3 सूचियां बनाई गई थी। संघ सूची बनाई गई थी, प्रांतीय सूची बनाई गई थी और समवर्ती सूची बनाई गई थी। जैसे कि आप जानते हैं, संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, प्रांतीय सूची में राज्य और समवर्ती सूची में प्रांत और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 में और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। आंसर दीजिए जल्दी। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई थी, लेकिन ये लागू नहीं हो सकी थी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? भारत सरकार अधिनियम
1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम के द्वारा डायरेक्ट तो नहीं दी गई थी, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से ये प्रेरित है और वर्तमान में ये शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी जाती है। 123 के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश ये की है कि इस टेस्ट सीरीज़ में अगर कोई बच्चा शामिल होता है और वो पूरी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करता है विद एक्सप्लेनेशन, तो उसका भारतीय राज्य व्यवस्था से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ये पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा छोटा रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, आपके लिए लाभकारी है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।